Good morning, dear students. We were discussing about rust of wheat. हमने हमारे पिछले लेक्चर में ये देखा था कि रस्ट ऑफ व्हीट में हिटोशियस रस्ट है ये, और 5 तरीके के स्पोर्स का इसमें फॉर्मेशन होता है। हिटोशियस रस्ट का मतलब हमें ये पता है कि इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट प्लांट चाहिए, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, और 5 तरीके के जो स्पोर्स बनते हैं वो 5 तरीके के स्पोर्स बनते हैं। इसमें यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर और एशियोस्पोर। यूरिडोस्पोर और टेलिटोस्पोर्स इसमें बनते हैं व्हीट प्लांट पे। बेसिडियोस्पोर कोई भी नॉन लिविंग सबस्ट्रेटम, सॉइल, वहाँ उसका फॉर्मेशन होता है। और ऑल्टरनेट होस्ट जो इसका है बर्बरेस, उसके लीव्स के ऊपर इसमें पिक्नियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इतना हम लोग देख चुके थे। तो ये बर्बरेस प्लांट है। इस बर्बरेस प्लांट में अपर सरफेस जो है, लीफ की अपर सरफेस, उसमें पिक्निडियल कप्स का फॉर्मेशन होता है। पिक्निडियल कप अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन। पास पास में बंचेस में बहुत सारे बंच बन जाते हैं, छोटे छोटे कई सारे कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स। और ये जो पिक्नियोस्पोर्स है, इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, वो पिक्नियोस्पोर्स होते हैं। नीचे की तरफ ऑन द लोअर सरफेस ऑफ दिस लीफ एशियल कप्स आर फॉर्म्ड, और एशियल कप्स में एशियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो फॉर्मेशन है एशियोस्पोर्स का, ये जो स्पोर्स है, स्टेजेस जो पैथोजन की है, इसमें फर्स्ट स्टेज है स्पर्मोगोनियम फॉर्मेशन। ये स्पर्मोगोनियम का जो फॉर्मेशन है ये बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से होता है। उसके बाद बन रहा है एशियल कप। ऊपर के साइड पे पिक्निडियल कप बना, जिसको हमने स्पर्मोगोनियम कहा। नीचे के साइड पर एशियल कप बना। एशियल कप में एशियोस्पोर्स बने, स्पर्मोगोनियम में पिक्नियोस्पोर्स बने। एशियोस्पोर्स जो बने हैं, उन एशियोस्पोर्स के रिलीज होने के बाद, जो एशियम में बने एशियोस्पोर्स, उनके रिलीज होने के बाद व्हीट प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन होगा, और व्हीट प्लांट के ऊपर यूरिडोस्पोर्स यूरिडोपस्ट्यूल्स या यूरिडोसोराई में बनते हैं, या यूरिडियम का फॉर्मेशन होता है, उसमें यूरिडोस्पोर्स बनते हैं। ये यूरिडियम या यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं, लेटर स्टेज के अंदर दे आर कन्वर्टेड इनटू टेलियोस्पोर्स और टेलियम, टेलिटोस्पोर्स। और ये टेलिटोस्पोर्स जो होते हैं, ये यूरिडोस्पोर्स से डिफरेंट होते हैं, कि यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट बाई न्यूक्लिएट होते हैं, लेकिन सेल उसके अंदर एक ही होती है, और थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। 4 जंपोज होते हैं उसमें, और एक स्टॉक होती है। लेटर स्टेजेस के अंदर वो जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, वो 2 न्यूक्लियाई वापस माइटोटिकली डिवाइड हो जाते हैं, और बाइसेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। बाइसेल्ड में हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, और वॉल उसकी थिक होती जाती है। टेलिटोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यूरिडोस्पोर आर कन्वर्टेड टेलिटोस्पोर, और जो सोराई है वो कन्वर्ट हो जाती है, यूरिडोसोराई टेलिटोसोराई में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो टेलिटोस्पोर हैं, ये स्टॉक से अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और टेलिटोस्पोर की जो सिंगल सेल है, 2 बाइसेल्ड स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल जर्मिनेट होकर के जर्म ट्यूब से हाइफा बनाती है, और इसके अंदर जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं, वो 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं, प्लस और माइनस स्ट्रेन के। फ्यूज़न के बाद, प्लस और माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई के फ्यूज़न के बाद मियोसिस होती है, और जो न्यूक्लियाई हैं उसमें सेग्रीगेशन हो जाता है प्लस और माइनस स्ट्रेन का। तो जो माइसिलियम इसमें ग्रो होता है, जो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होकर के जो हाइफा बनता है, उसके अंदर ये चारों न्यूक्लियाई माइग्रेट कर जाते हैं,
और वहाँ पे ये बेसिडियोस्पोर्स के फॉर्म में उससे बाहर आ जाते हैं। तो दो तरीके के बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं, प्लस स्ट्रेन के और माइनस स्ट्रेन के। ये टेलिटोस्पोर जमीन पे गिर गया है, सॉइल में है, सबस्ट्रेटम पे है, कहीं भी है, वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ बेसिडियोस्पोर्स का। अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये ग्रो करेंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे किसके ऊपर? बर्बेरिस प्लांट के ऊपर। तो ये इन्फेक्शन जर्मिनेट होकर के बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट होकर के बर्बेरिस प्लांट की लीफ के ऊपर या तो प्लस स्ट्रेन का या तो माइनस स्ट्रेन का स्पर्मोगोनियम या पिक्निडियल कप बनाते हैं। और ये पिक्निडियल कप जो बन रहा है, ये पिक्निडियल कप में जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में नेक से भी हाइफा निकलते हैं और बेस से भी इसमें हाइफा निकलते हैं। बेस वाला जो स्ट्रक्चर है उससे जो निकलते हैं वो इसमें, इसका डायग्राम अगर है तो मैं आपको क्लियर और बता देती हूँ। ये देखिए क्लियर कट डायग्राम है, देखिए नेक से और इससे दोनों तरीके से निकलते हैं। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक प्लस स्ट्रेन से दोनों का फॉर्मेशन हुआ। नेक पे जो हाइफा निकल रहे हैं वो फीमेल गैमीट का काम करते हैं, हाइफा रिसेप्टिव हाइफा होते हैं। और जो बेस पे से निकल रहे हैं वो मेल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स स्पर्मेशिया का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्मेशिया बाहर निकल जाते हैं लेकिन सेम कप के रिसेप्टिव हाइफा को फ्यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही स्ट्रेन का है। अगर पास में दूसरे स्ट्रेन का कप बना हुआ है तो वो स्पर्मेशिया दूसरे स्ट्रेन के रिसेप्टिव हाइफा से उनका फ्यूज़न हो सकता है। और जब फ्यूज़न हो जाएगा तो वो माइसिलियम उसी लीफ में नीचे की तरफ ग्रो करेगा और नीचे की तरफ ग्रो करके वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहते हैं एशियल कप, और वो एशियल कप एशियोस्पोर्स बनाएगा। और अब ये एशियोस्पोर जो है ये री इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये इन्फेक्ट किसको करेंगे? वीट प्लांट को। ओके, तो ये इस तरीके से इसमें होस्ट प्लांट की अगर हम बात करें तो या तो वीट होता है या तो बार्ली होता है, और ऑल्टरनेट इज कॉमन बर्बरी प्लांट या कुछ वाइल्ड स्पीशीज भी हो सकती है जिसमें महोनिया आती है। तो इस तरीके से इसकी डिजीज साइकिल चलती है। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी की हम बात करें तो ये फेवर द रस्ट इज फेवर्ड बाय हॉट डेज, हॉट टेम्परेचर। जो डिजीज़ है इट अपीयर्स इन द मंथ ऑफ मार्च। कब, कहाँ पे? नदर्न इंडिया में। जबकि सदर्न और पेनिसुलर इंडिया में इट अपीयर्स वेरी अर्ली इन द 4th वीक ऑफ नवंबर। मतलब वहाँ पे सदर्न एरिया में 4th वीक ऑफ नवंबर में आ गई है, जबकि जो नदर्न इंडिया है वहाँ पे इस डिजीज़ को आते आते मार्च हो जाता है। Both Aschiospores and Uridospores they require free water for germination। जैसे कोई भी स्पोर को जर्मिनेशन के लिए ज़रूरत होती है। इन्फेक्शन जनरली occurs through stromata। Stem rust, it can survive as teleospores during winter when Aschiospores are a major source of inoculum। तो इनोकुलम का सोर्स क्या हुआ? एशियोस्पोर्स। लेकिन रस्ट कैसे सर्वाइव कर रही है? टीलियोस्पोर्स के फॉर्म में। इट जनरली सर्वाइव्स एज माइसिलियम और यूरिडिया ऑन वॉलंटियर वीट, जो वॉलंटियर वीट है, ड्यूरिंग नॉन वीट ग्रोइंग सीजन। और जो स्पोरुलेटिंग यूरिडीनिया है दे आर एक्टिव इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज थ्रू आउट द विंटर। ओकेजनली डोमेंट माइसिलियम जो होता है इट में सर्वाइव बीनीथ द स्नो पीक इन मोर नदर्न टेम्परेट रीजन्स। तो माइसिलियम के फॉर्म में भी लेकिन स्नो होना चाहिए ताकि वो माइसिलियम ड्राई ना हो पाए, उस केस में भी वो सर्वाइव कर सकता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम ये बता रखा है इसमें वीट स्टेम रस्ट का। ये देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम, वीट बता रखा है और बर्बेरिस बता रखा है।
मोड ऑफ स्प्रेड, प्राइमरी स्प्रेड किससे होगा, यूरिडिनोस्पोर्स से होगा, एशियोस्पोर्स आर विंड बॉर्न होते हैं। सेकेंडरी स्प्रेड किससे होगा, रेन इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डिपोजिशन ऑफ यूरिडियोस्पोर्स इन्वॉल्व इन रीजनल स्पोर ट्रांसपोर्ट। और टीलियोस्पोर्स जो होता है वो किस में सर्वाइव कर सकते हैं, दे स्ट्रॉ में पड़े रहते हैं। तो मेनली जो होता है वो टीलियोस्पोर्स के थ्रू सर्वाइवल होता है। अगर हमें इसका डिजीज़ मैनेजमेंट करना है तो डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ सोइंग डेट्स, उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई जब कम चांसेस हो, हम चाहते हैं कि कम चांसेस हो इन्फेक्शन के, तब हम उसको एडजस्ट करें। ग्रोइंग शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड फर्टिलाइजर, एराडिकेशन ऑफ बर्बरी shrubs around the wheat field, फिर कल्टीवेशन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़, और बहुत सारी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ के नाम यहाँ दे रखे हैं, उनको अगर हम कल्टीवेट करें तो उससे होगा डिजीज़ मैनेजमेंट। और जो न्यू हाइब्रिड्स हैं अगर हम उनको ग्रो करें तो उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो वो सारे इनके नाम दे रखे हैं, जो हाइब्रिड्स हैं उसके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। इसके अलावा फंजीसाइड्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। प्रैक्टिकली नो वैरायटी इज़ रेजिस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू एमरजेंस ऑफ न्यू फिजियोलॉजिकल रेसेस, क्योंकि फिजियोलॉजिकल न्यू रेसेस आती ही रहती हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। न्यू फिजियोलॉजिकल रेसेस अगर आ जाती हैं तो कोई भी इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्क लिखा हुआ है कि ग्रेवाल एंड धर्मवीर 1959, माथुर एटल 1961 and Tandon et al. 1968, they recommended Zinab and Manab to control wheat rust effectively. इसके अलावा कुछ वर्क्स और हैं, वो भी मैं तुम लोगों को थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगी कि श्रीवास्तवा, राय एंड अग्रवाल 1972, they recommended the use of डाइथेन Z78 and डाइथेन M45। ये डिजीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं लो कंसंट्रेशन पे भी। इसके अलावा कुछ और केमिकल्स हैं लाइक RH124 एंड प्लेंटेवैक्स, दे हैव एज वेल गिवन क्वाइट एनकरेजिंग रिजल्ट्स। तो क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप, तो इसलिए इसका डिजीज़ मैनेजमेंट पार्ट थोड़ा सा हम डिटेल में देख रहे हैं। इसके साथ ही एप्लीकेशन ऑफ पैराटोल्यूइन sulfonilamide, it is given to the soil at the rate of 1 gram per square meter, which is very effective. And acetodione has been recommended to be useful antibiotic as a fungicide to control rust, plus zinc sulfate for 15 days interval from the first week of February. This is quite effective. तो हमने पूरा एक बार हल्का सा इसको रिवाइज कर लिया। इसको हमने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ लिया है, पक्सीनिया जब हमने पढ़ा है फंजाई को, तब हमने अच्छे से इसकी लाइफ साइकिल और सारा कुछ पढ़ लिया है। अब हमने इसका पैथोलॉजी पार्ट भी डिटेल में देख लिया है। ठीक है, तो करीब करीब पैथोलॉजी पार्ट भी इसमें कंप्लीट हो गया है इस यूनिट का। अब केवल एक यूनिट हमारी बची है, उसको हम नेक्स्ट टर्न ऑनवर्ड्स लेंगे। ठीक है।